नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत नैनीताल के पहाड़ी क्षेत्र से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बाघ दिखा है। सड़क पर दौड़ता हुआ ये बाघ नजर आया है। बाघ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल चनौती गांव है जिसके पास ये बाघ दिखा है। अब वन विभाग को इसकी तलाश है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की। शायद एक कार के अंदर से इस वीडियो को शूट किया गया है। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। नैनीताल का पहाड़ी क्षेत्र जहां पर ये बाघ नजर आया है। सड़क पर देखिए किस तरह से बीचों बीच सड़क पर भागता हुआ ये बाघ इन तस्वीरों में कैद हुआ है। चनौती गांव बताया जा रहा है और कि उसी के आसपास का ये एरिया है जहां पर ये बाघ नजर आया है। और उसके बाद देखिए लाइट जल रही है गाड़ी की, और जैसे ये बाघ चलती हुई गाड़ी को अपने पास आते हुए देखता है कि वो तुरंत झाड़ियों में जाके छुप जाता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ये सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें जो है वो जमकर वायरल हो रही है। दरअसल नैनीताल में एक चनौती गांव है जहां पर ये बाघ दिखा है, और अब जब से ये वीडियो वायरल हुआ है लोगों में भी दहशत का माहौल अब है। हालांकि वन विभाग को अब इस बाघ की तलाश जारी है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप उस दौरान कि आप देखेंगे इन तस्वीरों को तो आपको ये बाघ इन तस्वीरों में सड़क के बीचों बीच देखिए किस तरीके से चहलकदमी करता हुआ नजर आएगा। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां सचिवालय में सीएम की अहम बैठक हुई। अब फील्ड में दिखाई देंगे सचिवालय में तैनात ऑफिसर्स। अधिकारियों ने सीएम के सामने अपनी समस्याओं को रखा है। सीएम ने कई विषयों पर सहमति जताई है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। देहरादून में सीएम धामी ने सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों के साथ बैठक की और कई अहम विषयों पर अपनी सहमति भी जताई। अधिकारियों ने भी सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी है जो उनको फेस करनी पड़ती है, जिसमें वर्कलोड जैसे तमाम मामलों का जिक्र किया गया है। संयुक्त सचिव संजय टोलिया ने बताया है कि सीएम ने अपनी सकारात्मकता इस बैठक में दिखाई है और उन्होंने अपनी पॉजिटिव सहमति भी दी है। इससे कामकाज और बेहतर होगा। काफी अहम ये आज की बैठक रही। अब फील्ड में भी सचिवालय में तैनात ऑफिसर्स दिखाई देंगे। देहरादून सचिवालय में सीएम की आज ये अहम बैठक हुई। आज अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारियों की दो अलग अलग हम लोगों ने बैठकें करी हैं और उनके सबके सुझाव भी लिए हैं। कैसे उनकी अधिक से अधिक उपयुक्तता हो सकती है, कैसे वो शासन में पत्रावलियों को समय से उनका निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उनका सरलीकरण हो, इन सब पर चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक बैठक रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र, सचिवालय में सीएम की जो आज अहम बैठक हुई, क्या कुछ बड़ी बातें उस बैठक की? देखिए, सचिवालय में बहुत जरूरी होता है कि अधिकारियों में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, चाहे वो सचिव, अपर सचिव या प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी हो या फिर सचिवालय के रीढ़ कहे जाने वाले अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये तमाम लोग हों। आज मुख्यमंत्री ने 2 चरणों में ये बैठक ली है। एक चरण में तो तमाम जो अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अपर सचिव ये लोग मौजूद थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तो भारत सरकार से कोई पत्र आता है तो उसको बहुत गंभीरता से लेना है और उसका जो भी आप जवाब लिखते हैं, उसके जो भी आप निर्देश देते हैं वो बड़े स्पष्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पत्र के जवाब में ही आपको लंबा समय लग जाता है और उसका जवाब ढंग से तैयार नहीं होता है। दूसरी बात यह है, उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि किसी भी फाइल में जब आप नोटिंग करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे नोटिंग करिए। ऐसा ना हो कि नोटिंग के लिए ही फाइल घूमती रहे। आप कई बार वार्ता लिख देते हैं और उसमें फिर निचले अधिकारियों के साथ आप बैठते हैं, लंबा समय लगता है। इससे बेहतर यह है कि जब आपको उस फाइल में कोई निर्देश देने हैं तो उसे फोन पर भी आप बात कर सकते हैं। फोन पर विस्तारण बात करके आप वार्ता लिख सकते हैं या फिर आगे नोटिंग दे सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सचिव लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो निचले अधिकारियों से वार्ता जब फाइल में लिखते हैं तो फिर लंबा समय उस वार्ता को होने में लगता है और ऐसे में पेंडेंसी बढ़ती है। और यही बात उन्होंने निचले अधिकारियों से कही है, जिनमें ये आदेश दिए गए हैं। सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
देहरादून में सीएम धामी ने स्वच्छ राजनीतिज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और समारोह को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि मैं सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी की जयंती पर उनको प्रणाम करता हूं। स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी का जीवन महान उद्देश्य से परिपूर्ण था। राजनीति में जिन चीजों की अपेक्षा कम करते हैं वो सब कुछ उनमें था। वो पक्ष विपक्ष से उठकर बात किया करते थे। प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे आदर्श जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में रहकर जो एक स्वच्छता का, पारदर्शिता का प्रतीक के रूप में थे, उनकी जयंती के अवसर पर उस महान आत्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज है, एक प्रेरणा स्रोत है। सबसे बड़ी बात थी कि राजनीति के क्षेत्र में जिन चीजों की लोग कल्पना कम करते हैं, अपेक्षा भी कम करते हैं, वो सारा का सारा उनके अंदर था, क्योंकि मुझे भी उनके सानिध्य में रहकर कुछ देखने को मिला, समझने को मिला। तो कभी भी जो है वो तेरा मेरा, पक्ष विपक्ष, इन सब से थोड़ा ऊपर उठ के बात करते थे। तो सीएम धामी ने अपने संबोधन में ये तमाम बातें कही हैं और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जो अगली खबर है ऋषिकेश से सामने आई, जहां फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और विदेशी नागरिकों का आधार कार्ड बनाते थे ये तीनों। कब्जे से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी ऋषिकेश से हम आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिकों का आधार कार्ड बनाते थे ये तीनों और इनके कब्जे से कई दस्तावेज बरामद किए गए। देहरादून से बड़ी खबर है, कांग्रेस के हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड को ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया है। अजय कुमार लल्लू को ऑब्जर्वर उन्होंने बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोरों पर है, तो कांग्रेस ने अपने उत्तराखंड के ऑब्जर्वर को भी अब नियुक्त कर दिया है। अजय कुमार लल्लू को ऑब्जर्वर उनकी तरफ से बनाया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अजय कुमार लल्लू होंगे ऑब्जर्वर। जो कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में निकाली जाएगी, उसमें बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता दें। कांग्रेस के हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोरों पर है और कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। अजय कुमार लल्लू को उन्होंने अपना ऑब्जर्वर बनाया है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्रा की तैयारियां भी जोरों पर और कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड को ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया है। अंकिता भंडारी समेत उत्तराखंड की अन्य बेटियां जो दरिंदगी का शिकार हुई, उनको न्याय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने देहरादून के गांधी मैदान में 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान 1 घंटे का मौन भी रखा गया। हरीश रावत ने धरना देकर सरकार से ऐसे दरिंदों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हरीश रावत ने अंकिता मर्डर केस में उस वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग की है जो उस रिजॉर्ट में आने वाला था, जिसको सर्विस देने से मना करने पर अंकिता की हत्या की गई। एक वीआईपी जो उस रिजॉर्ट में आने वाला था, जिसमें वो काम करती थी, उस वीआईपी को सेवा देने से इनकार कर दिया और इसलिए कहा जाता है कि उसकी हत्या कर दी गई और आरोपी जेल में है। लेकिन वो तथाकथित वीआईपी जिसको सेवा देने के लिए उसको बाध्य किया जा रहा था, वो उसका कहीं आज भी अता पता नहीं है। तो जनभावना है कि उस वीआईपी को, जिसने हमारी बेटी की हत्या की है और जिसने हमारे उत्तराखंड की अस्मिता पर, यहाँ के मान सम्मान पर हाथ डालने का कुप्रयास किया है, उसे दंडित किया जाए, उसको कानून के हवाले किया जाए। उत्तराखंड में लंबे समय से सरकार में दायित्व पाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता आस लगाए बैठे हैं। अपने अपने स्तर से सभी इस कवायद में जुटे हैं कि उनको जल्द सरकार में कोई दायित्व मिल जाए। ऐसे में दायित्व पाने की दौड़ में शामिल सभी नेताओं को नए साल में एक बड़ी उम्मीद दिख रही है। ये बताते हुए खुशी है कि बहुत जल्दी हम लोग अपने संगठन के विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अभी 3 जिले कुछ कारणवश रुके हुए थे, उनकी घोषणा हम आज रात तक कर देंगे। हमारे मात्र 2 मोर्चे रह गए प्रदेश स्तर के, उनकी भी हम घोषणा
आज या कल के बीच में कर देंगे। इसके बाद हमारे मंडलों के संगठन के विस्तार के लिए हमने प्रदेश की टीम बना दी। वो टीमें सभी विधानसभा में जाएंगे, मंडल का पैनल आएगा और मुझे बताते कुछ हम 10 जनवरी तक अपने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर देंगे। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है, लिहाजा उससे निपटने की तैयारी भी जोरों पर है। उत्तराखंड में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल की गई और इस दौरान व्यवस्थाओं और तैयारियों को परखा गया। आपकी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे महामारी से निपटने की तैयारियां की जा रही है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ऋषिकेश से सामने आई, दूसरी तस्वीर हरिद्वार की आप देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर हल्द्वानी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई थी और जायजा लिया गया था कि अगर 4th वेव आती है तो उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी क्या है। दुनिया में कोविड संक्रमण को लेकर सरकार सजग है, लिहाजा दून अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं को परखा। जो व्यवस्थाएं वहां पर मौजूद हैं, क्या वो पूर्ण है या नहीं। मॉक ड्रिल हो रही, तैयारियां कितनी हैं आप? मैं बताऊं, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इससे पहले भी हम लोग 2 बार एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो जहां तक हमें लगता है सारी तैयारी कंप्लीट है हमारी। कितनी क्षमता होगी दून मेडिकल कॉलेज में? और कोरोना को लेके हमने देखा कि जो पुराना कैंपस है इसको आप लोगों ने पूरा कोरोना के लिए ही रखा था, जिससे कि और पेशेंट इससे इफेक्ट न हो। इस टाइम यहाँ पर 1000 पेशेंट्स की तो हमारी है कैपेसिटी है। तीनों हमारे ऑक्सीजन प्लांट रेगुलर काम कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा था जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए भी एक चुनौती ये थी, भगवान न करे ऐसी स्थिति हो, लेकिन अगर गंभीर स्थिति होती है तो मानसिक तौर पे सारे लोग मजबूत तरीके से हैं। हाँ, इस टाइम वो शायद एकदम अचानक से हमने इतना सोचा नहीं था, लेकिन इस टाइम जो स्थिति में हम खड़े हैं तो हमारी काफी मजबूत स्थिति है। सर, हमारी तैयारियां क्या हैं? अगर सेकेंड फेज वाली स्थिति आती है तो क्या कुछ हमारी तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां बेहतर है और पहले से ही जो है हम एक विश्वासपूर्वक ये कह सकते हैं कि जो है ऐसी कोई भी परेशानियां नहीं होने वाली हैं। और हमारे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, आईसीयू है और सभी जो है हमारी तरफ पूरी जो है परिपूर्ण है यहाँ पर। और हमने पिछले जो है जो कोविड के वेव्स है उसके अलावा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है। एक नई पूरी बिल्डिंग जो है हमारे पास जो है अभी मौजूद है, वहाँ पर आईसीयू बेड्स जो है हमने बढ़ाए हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप आश्वस्त हम कर सकते हैं कि जो है जनता में जो है कोई भी ऐसा पैनिक का जो है माहौल नहीं होना चाहिए और सभी लोग जो है कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं और अपने जो है सेहत का ध्यान रखें। आपने निरीक्षण भी किया सर, क्या कुछ देखा और अगर स्थिति कल के दिन खराब होती है तो उसके लिए कितने प्रिपेयर हैं? यहाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया स्थिति है। मैं आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ और अभी साल भर पहले की बात कर रहा हूँ। मैं एक दिन रात में यहाँ पे मैंने राउंड लिया था तो उस समय बहुत हालात जो है बहुत अच्छे नहीं थे, लगभग 1.5 साल पहले की बात थी। तो आज की स्थिति यह है कि जो कुछ पेंडिंग वर्क था वो लगभग काफी कुछ खत्म हो चुका है और हम लोग दून हॉस्पिटल के अगर लिहाज से कहा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में है। सर, जब कोविड के पेशेंट बढ़ते हैं तो हमारे जनरल हॉस्पिटल में बड़ा दबाव बढ़ता है क्योंकि आम आदमी का इलाज वहाँ होना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आप लोगों ने देखा, वहाँ कितनी तैयारी है? देखिए, जिला अस्पताल में भी बहुत अच्छी तैयारी है और लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बेड्स की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि एक ही बिल्डिंग होती है तो उसमें ही हमको कोविड के पेशेंट्स को भी रखना पड़ेगा अगर ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है कि एक अलग से 125 बेड्स की बिल्डिंग जो है अलग है, तो वहां पर अगर बाय द वे ऐसा कुछ होता है तो वहां पर कोविड के पेशेंट्स को शुरुआती दौर में वहीं रखा जाएगा और उसका एंट्रेंस भी बिल्कुल अलग है। तो बाकी अस्पताल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनरल पेशेंट्स वहां पे यहाँ पर आराम से दिखा सकते हैं। सीएमओ देहरादून आए थे, पूरी व्यवस्थाएं उन्होंने देखी, उन्होंने कहा है पूरी तैयारी है, अगर किसी भी तरह से पेशेंट बढ़ते हैं तो हमारे पास पूरे इंतजामात हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी पूरी तैयारी है, वहां भी अलग से एक छोटा कोरोना वार्ड बनाया गया है। अगर पेशेंट कोरोना के वहां आते हैं तो उनको भी अलग से रखा जा सकता है। ये देखिए आप, ये पूरा जो पुराना हॉस्पिटल था अब इसको कोविड के तौर पे तैयार किया जा रहा है।
ये पुरानी इमरजेंसी हुआ करती थी दून की, अब ये कोविड की इमरजेंसी के तौर पे तैयार हो चुकी है। अगर कोविड पेशेंट आएंगे तो उन्हें जनरल हॉस्पिटल के बजाय इस इमरजेंसी में लाया जाएगा, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर्स तैनात होंगे और यहां से ही सारी चीजें ऑपरेट होंगी। यानी कोविड का कोई भी पेशेंट जनरल पेशेंट के साथ कनेक्ट नहीं होगा, वहां और पेशेंट्स को संक्रमण होने का जो खतरा होगा वो बहुत कम हो जाएगा। ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और ये सारी व्यवस्थाएं दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर सीएमओ देहरादून तमाम स्वास्थ्य के जो आला अधिकारी हैं वो देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील रसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते मॉकड्रिल की जा रही है। देहरादून में स्वास्थ्य सचिव डीआर राजेश कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण किया, वहां की तैयारियों को बारीकी से परखा। स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल के उपकरण चेक किए, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। कहा कि अगर कोविड को लेकर कोई भी लापरवाही की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में आज मैं यहाँ पे कोरोनेशन हॉस्पिटल में आया हूँ देहरादून में, और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो 1000 PSA LPM का जो PSA प्लांट है उसको मैंने चेक किया और फंक्शनल था। और उसके बाद फिर जो मैनीफोल्ड है उसका भी जायजा लिया। हमारे पास पर्याप्त हैं बी टाइप और डी टाइप सिलेंडर्स लगभग 300 के आसपास हैं, तो काफी पर्याप्त हैं। और फिर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है वो भी मैंने चेक किया फंक्शनल है कि नहीं। और फिलहाल हमारी पूरी तैयारी है किसी भी परिस्थिति का सामना करने हेतु। मैं आप सबके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक तो जो कोविड के जो SOPs हैं उसका अनुपालन सब लोग सुनिश्चित करें, ऐसा मैसेज दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मसूरी विंटर कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। मसूरी विंटर कार्निवाल हमारे पर्यटन को बढ़ाने के लिए, उसके विस्तार के लिए हर साल किए जाने वाला उत्सव है। आज वहीं साइकिल यात्रा के द्वारा भी हमारे बहुत सारे प्रतिभागियों ने इस विंटर कार्निवाल को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली निकाली है। विंटर कार्निवल में रॉक क्लाइंबिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें बल के जवानों द्वारा रॉक क्लाइंबिंग के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया गया है। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी में जब रॉक क्लाइंबिंग का आयोजन किया गया था, देखिए किस तरीके से जवानों ने रॉक क्लाइंबिंग की थी, लोगों का भी यहां पर मनोरंजन किया गया था। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप रॉक क्लाइंबिंग की, जब जवान रॉक क्लाइंबिंग करते हुए तस्वीरों में नजर आए और वहां पर मौजूद दर्शक उनको देखकर काफी रोचक महसूस कर रहे थे। मसूरी में विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम मची हुई है। कलाकारों ने अपने अंदाज में समा बांध दिया, दर्शकों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। तराना पेश कर रही नर्तकी विंटर कार्निवल में अलग ही समा बांध रही थी। मनोरमा रावत अपने स्टूडेंट्स के साथ ये प्रस्तुति दे रही थी मसूरी में। बहुत सारे महोत्सव में हमने प्रोग्राम्स वगैरह किए, ये सब मेरे स्टूडेंट हैं। 26 से 30 दिसंबर तक चलने वाले विंटर कार्निवल का उद्घाटन सीएम धामी ने सोमवार को किया था। मसूरी की ठंडक में विंटर कार्निवल का आगाज होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। इस कार्निवल का दर्शक भरपूर आनंद उठा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की हत्या की साजिश सामने आने के बाद हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट हो गई है। एसएसपी अजय सिंह ने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया है। 1 जनवरी को दक्षिण काली मंदिर में होने वाले कार्यक्रम के लिए पुलिस कर्मियों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
बड़े संत के खिलाफ ऐसी साजिश का सामने आना गंभीर प्रकरण है। पुलिस सतर्कता बरत रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की हत्या की साजिश के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। प्रकरण संज्ञान में आया था और इसमें व्यक्तिगत रूप से फोन पर वार्तालाप भी हो गया था और इसमें एसपी सिटी को भी लगाया गया था कि मौके पर जाकर संबंधित, क्योंकि एक गंभीर प्रकरण है, हमारे साधु संत है या कोई षड्यंत्र अगर हो रहा है उनके खिलाफ या कहीं से भी कोई ऐसा अंदेशा है तो उसमें टीम लगाई गई, पूरी जानकारी की जा रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड मामला है तो वहां से भी संपर्क में है, तो इसमें गोपनीय रूप से भी हमने लोगों को लगाया हुआ कि कहीं इसके पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र हो, तो इसमें समस्त कार्रवाई चल रही है। अब देहरादून में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। शातिर ठग बिजली भुगतान को लेकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। यहां तक कि ऊर्जा सचिव को भी ठगों ने बिजली कनेक्शन काटने का मैसेज भेज दिया। ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि पहले भी एक रिटायर्ड कर्मचारी की ठगी की शिकायत सामने आई थी। अब डीजीपी अशोक कुमार को मामले में तेजी लाने को कहा गया है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास ऐसे मैसेज आते हैं तो उसका रिप्लाई न किया जाए। पास इससे पहले भी कंप्लेंट आया था, एक रिटायर्ड अधिकारी का कंप्लेंट आया था कि ऐसे फ्रॉड मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। तो उसके बाद एमडी से कह करके साइबर थाने में हमने मुकदमा दर्ज किया है। अब कल यही सेम मैसेज मेरे पास भी पहुंचा है और भेजने वाले को मालूम नहीं है कि ये ऊर्जा सचिव का नंबर है। तो हमने डीजीपी साहब से भी अनुरोध किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको तेजी करें और उसके साथ साथ एमडी यूपीसीएल को कहा है कि आप अपील जारी करें। ऋषिकेश में 10,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। 6 महीने से फरार चल रहा था ये शातिर। ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया था इसने। एक इनामी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। हरियाणा के जींद का रहने वाला है आरोपी आकाश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश में 10,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। 6 महीने से ये शातिर फरार चल रहा था। ज्वेलरी की दुकान को इसने निशाना बनाया था। एक इनामी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। हरियाणा के जींद का रहने वाला बताया जा रहा है आकाश। ऋषिकेश पुलिस की बड़ी सफलता यहाँ नजर आई है। पुलिस ने 10,000 के इनामी आकाश को गिरफ्तार किया। शातिर ने 6 महीने पहले एक ज्वेलरी शॉप पर हाथ साफ किया था। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश का एक साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने बताया है कि शातिर आकाश पुराने कपड़े बेचने के नाम पर टेम्पो में सवारी बनकर बैठता था। मौका मिलते ही लोगों के बैग लेकर फरार हो जाता था। तो ऋषिकेश पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस इनामी को ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। नाम आकाश है इसका, जो जींद का रहने वाला है। ऋषिकेश में 10,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया जिसने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। इसके साथी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। 6 महीने से इस शख्स की, इस शातिर की तलाश थी और ये भी पुलिस की गिरफ्त में। करीब 6 महीने पहले बस स्टैंड के पास में एक ठगी हुई थी जिसमें कुछ बाहर के लोग प्रकाश में आए थे। उसमें से कुछ लोग पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये जो अभियुक्त है लगातार फरार चल रहा था पिछले 6 महीनों से ही। इस पर 10,000 का इनाम था। हमारी एसओजी और थाने की टीम ने इनको सुरागरसी और पदारसी मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। देवप्रयाग विधानसभा में सड़कों की हालत काफी जर्जर है। कई गांवों को जोड़ने वाली ये सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं। गड्ढे होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तलिया मंडल मैखंडी मोटर मार्ग की जर्जर स्थिति का वीडियो बनाकर लोगों ने वायरल किया है। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की काफी किरकिरी हो रही है। कुछ दिन पहले ही इस मार्ग को दुरुस्त कराया गया था, लेकिन गुणवत्ता विहीन निर्माण होने की वजह से सड़क फिर से जर्जर हो गई। इस पे हमने वो किया था, पैच मरम्मत का किया था, डामरीकरण करने थे। जो भी गड्ढे थे उनको भरने का काम किया था। कुछ पैच उखड़ गए हुए तो अभी हमने ठेकेदार को बता के वो जैसे मौसम सही हो उसको सही करवा देंगे। उन पैचों को जो उखड़ रखे हैं उनको, वैसे ज्यादा तो उखड़े है नहीं, जो पुराने थे वो उखड़ रखे होंगे। अगर उस कार्रवाई होगी जो भी होगा, वीडियोज भी वायरल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा, अगर किसी भी संबंधित उसको मैंने कहा गुणवत्ता में कहीं उससे जो भी संबंधित अधिकारी उस पर कार्रवाई करूंगा। कहीं न कहीं इस तरह से कि जनता का पैसा का क्षेत्र, मैंने आपसे कहा कोई भी किसी चीज का दुरुपयोग करेगा उसे दंडित होना पड़ेगा।